मेरी मदर ने देखा टेलीग्राम पे कि रिजल्ट आ चुका है। हाथों हाथ सीधे अपना रोल नंबर सर्च किया तो मिल गया मुझे। पिताजी ने ये ज़रूर समझाया था कि अगर बायोलॉजी लोगी तो मैं तुम्हें एक एडिशनल गाइडेंस दे पाऊंगा, पर उन्होंने इस चीज़ के लिए कभी दबाव नहीं बनाया। ये दूसरी बार मैंने इंटरव्यू दिया था। थर्ड अटेम्प्ट में मेंस के टाइम मुझे कोविड हो गया था। नोट्स बनाने का मेरा तरीका बस कुछ मेन पॉइंटर्स मैं लिख लेती थी उसमें। हाँ, मैं एक स्पेशल टाइप ऑफ फोक डांस है जो कि भवई फोक नृत्य है, वो मैं बचपन से करती आ रही हूँ। एक बहुमुखी प्रतिभावान चेहरा, एक तरफ जिन्होंने खेल कूद में कई पदक जीते, वहीं दूसरी तरफ प्रसिद्ध लोक नृत्य भवई में ख्याति प्राप्त की। मेडिकल बैकग्राउंड होने के बावजूद भी तकनीकी की पढ़ाई की। पढ़ाई में इतनी होनहार कि यूपीएससी एग्जाम क्रैक किया। कहते हैं ना, इरादे जिनके नेक हो, मंजिल उनके कदमों में होती है। आज हम बात करेंगे अनुप्रिया चौधरी से। अनुप्रिया, टॉक विद बीएमआर में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच सर। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। आपने यूपीएससी क्रैक किया है अभी, जी 2 दिन पहले रिजल्ट आया। जी। मेरा पहला सवाल ये है कि आपको पता था कल रिजल्ट आ रहा है? हाँ जी, बताया गया था कि रिजल्ट कल ही आ जाएगा। जब बताया गया कि रिजल्ट अगले दिन आ रहा है, बताने के बाद और जब तक रिजल्ट आया, उस दरमियान आपके मन में क्या क्या चला और उस समय को आपने कैसे व्यतीत किया? उस समय मतलब जाहिर सी बात है कि टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही थी और यही फिक्र थी कि इस बार लिस्ट में नाम होगा कि नहीं होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। पर इस टेंशन के साथ साथ ये भी था कि क्योंकि प्रीलिम्स के लिए हमारे बहुत कम दिन बचे थे, इसलिए मैं साथ ही साथ अपना ध्यान प्रीलिम्स की पढ़ाई में भी लगा रही थी। और उससे सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि एक तरह से डिस्ट्रैक्शन था वो मेरे लिए। उस वक्त उन 24 घंटों में वो डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा था पढ़ाई से ज़्यादा, तो इसलिए मेरे को उससे मैं प्रीलिम्स की पढ़ाई में लगी हुई थी। एंजाइटी हो रही थी जी। आपको? सबसे पहले पता कैसे चला रिजल्ट आ गया? सबसे पहले मेरी मदर ने देखा टेलीग्राम पे कि रिजल्ट आ चुका है, और तब तक मैंने भी फिर फ़ोन पे हाथों हाथ चेक किया तो रिजल्ट आ गया था, और हाथों हाथ सीधे अपना रोल नंबर सर्च किया तो मिल गया मुझे अपना रोल नंबर। तो उस समय तो धक धक और बढ़ गई होगी। उस समय मतलब सही बताऊं तो बहुत ब्लैंक सा फील हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि मतलब क्या एग्जैक्टली कौन सा इमोशन फील करना चाहिए। बट उस टाइम सबसे ज़्यादा अच्छा 2 मिनट बाद जब फील हुआ वो यही था कि एक रिलीफ लगा कि फाइनली जो चीज़ मैं चाहती थी वो मुझे मिल चुकी है। जब पता चला कि आपने ये एग्जाम क्रैक कर लिया, सबसे पहले क्या ख्याल आया? क्या सोचा आपने? कोई ऐसा शख्स दिमाग में आया, या मतलब क्या सोचा आपने? जब रिजल्ट आया तो सबसे पहला थॉट यही आया था कि मतलब पेरेंट्स की शक्ल सबसे पहले सामने आई, और पेरेंट्स दिमाग में पहले आए, और उसके बाद मैंने मम्मा को देखा तो वो भी मुझसे ज़्यादा खुश थी। तो वो खुशी देख के बहुत ज़्यादा मैं खुश हुई, और सबसे पहला कॉल मैंने पापा को लगाया कि सिलेक्शन हो चुका है, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। पापा क्या बोले? पापा वही बोले कि मतलब तुम्हारी मेहनत रंग लाई है, और तुम्हें हमने कहा था कि विश्वास रखो, मतलब धीरे 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 होगा, सब कुछ सही होगा। और उन्हें भी लगा कि नहीं, जो मेहनत आज तक की थी उसका फल मिला है। ये मेरा चौथा प्रयास था। ये आपका चौथा प्रयास था। शिक्षा का बैकग्राउंड क्या रहा आपका? मैंने स्टार्टिंग से अपनी जो किंडरगार्टन से 12th तक की शिक्षा है वो सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीकानेर में ही ली है। अच्छा। उसके बाद मैंने 12th के बाद ग्रेजुएशन के लिए बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी करने के लिए MNIT में चली गई, और वहाँ पे मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में मैंने बीटेक किया। उसके बाद मैंने मास्टर्स भी किया, इग्नू से मास्टर्स किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और साथ ही सिविल सेवा की तैयारी भी स्टार्ट कर दी। और अब फिर ये सिविल सेवा में मेरा चौथा प्रयास था। आपके पिताजी डॉक्टर हैं? जी। तो अक्सर ये देखा जाता है कि डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर ही बनते हैं। फिर आपने डॉक्टर बनने का क्यों सपना नहीं देखा?
बचपन में जब से वो एक स्लैम बुक्स में लिखा करते थे कि आपका एम क्या है, तब मैं भी हमेशा औरों की तरह जैसे डॉक्टर्स के बच्चे लिखते हैं, तो मेरा भी इस तरफ ही रुझान था कि डॉक्टर ही बनना है मुझे भी। पर उसके बाद जैसे ही 9th-10th में, क्योंकि मैथ्स पसंद आने लगी थी उस वक्त, तो 10th में जैसे ही मतलब 10th क्लियर किया, फिर मैथ्स पसंद तो थी ही और प्लस मैथ्स में स्कोर भी अच्छा आया, तो तब से बस पापा को बोला कि उन्होंने फिर भी बोला कि एक बार सोच लो तुम्हें क्या करना है। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, अगर तुम्हें इंजीनियरिंग करनी है तो ठीक है। फिर मैंने PCM ऑप्ट किया, मैथमेटिक्स, और उसके बाद इंजीनियरिंग की। स्कोर क्या आ रहे थे तुम्हारे? स्कोर मतलब मैथ्स में मेरे को 10th में 100 आए थे, और अच्छा। और 12th में भी 98 थे। और उसमें विज्ञान में कितने आ रहे थे? साइंस में भी इनफैक्ट सब में अच्छा स्कोर था, क्योंकि इसमें हमें ग्रेडिंग सिस्टम था 10th में, तो 10 पॉइंट मेरे को पूरा 10 CGPA आया था। जनरली ये देखा जाता है कि माता पिता सिक्योर होना चाहते हैं, जी। तो वो ऑलमोस्ट अपनी लाइन में डालना चाहते हैं। तो जब आपने मैथ्स लिया तो उसमें पिताजी ने कहा नहीं कि आपको साइंस लेनी है, बायो लेनी है? पिताजी ने ये ज़रूर समझाया था कि अगर बायोलॉजी लोगी तो मैं तुम्हें एक एडिशनल गाइडेंस दे पाऊंगा, बिकॉज ये फील्ड मैंने खुद चूज़ की हुई है, तो तुम्हारे टीचर्स के साथ साथ मैं भी तुम्हें एक पर्सनल लेवल पे गाइड कर पाऊंगा। पर उन्होंने इस चीज़ के लिए कभी दबाव नहीं बनाया। उन्होंने फाइनल डिसीजन हमेशा मुझ पर छोड़ा, और एक बार जो मैंने डिसीजन लिया उसके बाद उन्होंने फुल मुझे उसमें सपोर्ट दिया। तो ये आपकी तैयारी कहाँ हुई? UPSC की तैयारी मैंने की थी दिल्ली में एक कोचिंग में। मैंने अपना सिर्फ बेसिक कोचिंग अटेंड किया, उसके बाद घर से ही आके मैंने परीक्षाएं पास की। अच्छा, एक बार कोचिंग आपने दिल्ली ली? हाँ, कोचिंग दिल्ली में ली, फिर मैं वापस आ गई थी। कितने समय के लिए दिल्ली रहे आप? 9 महीने के लिए थी वो कोचिंग। अच्छा, बाकी सारे आप अपने घर से पढ़े हो? हाँ, बाकी मैंने प्रयास अपने घर से दिए थे। फिर अभी इंटरव्यू के लिए जैसे ही मेंस का फिर रिजल्ट आया, इंटरव्यू क्योंकि उसमें मॉक इंटरव्यूज देने पड़ते हैं आपको ऑफलाइन जाके, तो उसके लिए मैं फिर से दिल्ली चली गई थी। बाकी स्टडी आपकी सेल्फ स्टडी रही है? जी जी। दिल्ली का अनुभव क्या है आपका? दिल्ली का अनुभव बहुत ज़्यादा मतलब वन टाइम एक्सपीरियंस था, और वो एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था कि वहाँ पे बस मतलब क्योंकि बहुत अच्छे टीचर्स का एक्सपोजर मिला, तो वो एक बहुत एक्सीलेंट गाइड की तरह काम किए कि इस फील्ड में आपको जाना है तो ये पाथ आप चूज़ करो। तो उसकी वजह से एक पढ़ाई की हैबिट बन गई थी वहाँ पे रह के, तो वो हैबिट आज तक काम आई कि अभी तक मोटिवेशन लेवल सस्टेन करके पूरा, क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबा है एग्ज़ाम का, तो पूरे साल भर आपको पढ़ते रहने का वो हैबिट जो है वो दिल्ली ने मुझ में डाली। आपने जैसे बताया कि मेरा 4th अटेम्प्ट है, इतनी लंबा सफ़र, इतनी लंबी यात्रा, कंसिस्टेंसी रहना टफ जॉब है, तो आपको ऐसे कौन सी चीज़ें थी जो मोटिवेट कर रही थी कि आपको लगातार इसमें रखना है? तो ऐसी क्या चीज़ें थी जो आपको कंटिन्यू रखी? मैं बिल्कुल मानती हूँ कि इसमें मोटिवेशन लेवल पूरे समय तक मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम एक तो खुद बहुत लंबा है, फिर आपकी सफलता अगर आपको पहले प्रयास में नहीं मिलती है तो फिर से मोटिवेटेड रहना और फिर से एक और प्रयास देना, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हर टाइम मोटिवेटेड रहें। तो सबसे पहला रोल इसमें मेरे पेरेंट्स का था, क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे हमेशा से ये करना था। तो मतलब जब मैं खुद में एक बिलीफ लूज़ कर चुकी थी, तो वो लोग मुझे बताते थे कि नहीं, आप कर सकती हो, आप इतनी बार प्रीलिम्स परीक्षा को जैसे मैं हर बार क्लियर कर लेती थी, तो वो लोग बस यही सब याद दिलाते थे कि बचपन से तुमने इतना अच्छा पढ़ाई किया, तुम कर लोगी। तो इसलिए पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी था। और दूसरा, मैं हर बार वो सोचती थी कि मैंने ये परीक्षा क्यों चालू की थी। तो मुझे हमेशा से, जैसे मैंने मिस आरती डोगरा को देखा, तो मैं तब से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से। इसलिए मैं हमेशा वो याद करती थी कि मुझे जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर से ज़्यादा रुझान हमेशा से मेरा इस तरफ रहा था। इसलिए मैंने कभी कॉलेज के प्लेसमेंट्स में भी मैं इसलिए एनरोल भी नहीं किया। तो इसलिए वो सब याद करके लगता था कि नहीं, मुझे करना तो यही है। बस अल्टीमेटली जवाब यही आता था अंदर से कि करना तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ही है। और वो आपको लगातार बनाए रखा? जी जी। आपने चारों प्रीलिम्स क्लियर किए? जी जी। इंटरव्यू ये कौन सा था? ये दूसरी बार मैंने इंटरव्यू दिया था। इससे पहले भी मैं एक बार दे चुकी थी, फिर सेकंड अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिया था। थर्ड अटेम्प्ट में मेंस के टाइम मुझे कोविड हो गया था। अच्छा। तो कोविड की वजह से मैं अपने एग्जाम्स लिख ही नहीं पाई थी। और ये 4th अटेम्प्ट? ये 4th था। जो सेकंड आपने इंटरव्यू दिया उसमें क्या रहा? सेकेंड इंटरव्यू में मेरा इंटरव्यू का स्कोर अच्छा था, बट लिखित में कम अंक होने की वजह से मैं फाइनल लिस्ट में स्थान नहीं पा पाई। तो अभी आपको क्या लगता है, आपको कौन सा मिलेगा? IAS, IPS, IRS? आपको क्या मिलने वाला है? आपको क्या लग रहा है?
हालांकि इस बार सर्विस एलोकेशन अभी तक हुआ नहीं है, अभी होगा, बट जहाँ तक मेरी रैंक का सवाल है तो जनरल कैटेगरी में देखते हुए मुझे लगता है मुझे अपनी इस रैंक पे आईपीएस या आईआरएस मिल जाना चाहिए। ये अभी रैंक कौन सी आई है आपकी? 239। 239 ना? जी तो अब आप आगे क्या करने वाली हैं? अभी आपके पास 2 अटेम्प्ट और पड़े हैं। जी आगे का मेरा यही है कि इस सर्विस को मैं ज्वाइन करूँगी और साथ में जब तक मुझसे बन पाएगा मैं इसका आगे की तैयारी भी करते रहूँगी और कोशिश यही करूँगी जो फाइनल गोल मन में ठाना था उसे बस अचीव कर पाऊँ। क्यों अक्सर देखा जाता है कि बच्चे जब मिलता है उनको आईआरएस आईपीएस तो प्रयास दोबारा करता है कि मैं कैसे ही करके आई। जैसे अभी भी कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जो आईपीएस थे, वो बहुत नज़दीक पहुँचे हैं, आईएएस बनेंगे। अल्टीमेटली अभी सफ़र थमा नहीं है। जी एक सवाल जो सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, स्टूडेंट्स देखता है इस लेवल के यूपीएससी एग्ज़ाम या इसके समकक्ष कोई दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी जब बच्चे करते हैं तो उनको पता नहीं होता कि कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें, नोट्स कैसे बनाएं। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ भी हुई होंगी। जी ये सारी दुविधाएं सबको फेस करनी पड़ती है और सबके मन में ही ये सवाल आते हैं जो भी तैयारी करता है कि मैं सोर्सेज कौन से रखूं, फिर उन सोर्सेज का रिवीजन कितनी बार करना है, कौन सी टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। तो इन सब के लिए आजकल क्योंकि सोशल मीडिया एक इतना बड़ा साधन हमें मिला हुआ है जहाँ पे कि सब टॉपर्स अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपने टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज सारी वहाँ पर शेयर करते हैं, तो उससे हमें सबसे बड़ा आइडिया मिलता है कि उन्होंने किस सोर्सेज से तैयारी की है। बिकॉज जो लोग ऑलरेडी इस परीक्षा को पास कर चुके हैं वो एक ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, तो अगर आप उसी को फॉलो करते हैं और उसमें फिर अपने हिसाब से पढ़ाई का जो शैली है आपकी वो खुद की अपनाएं, बट स्ट्रैटेजी जो है वो सबसे लेके और फिर उसमें अपने हिसाब से ट्वीक कर लें, क्योंकि सोर्सेज सबके सेम ही रहते हैं। वो रहता है कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, फिर आप किस समय पे पढ़ते हैं, सुबह में पढ़ते हैं, रात में पढ़ते हैं, वो आप अपने हिसाब से रखिए। तो आप कितने घंटे पढ़ती थी? मैं नियमित रूप से 7-8 घंटे पढ़ती ही थी, बट ये पूरे साल भर पढ़ते रहना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप कई बच्चे देखते हैं कोई रात को 11 बजे से सुबह तक पढ़ते हैं, कई दिन में पढ़ते हैं, तो आपका समय क्या था पढ़ने का? मैं क्योंकि टारगेट बेस्ड पढ़ाई करती थी और ये तो इसलिए कोई स्केड्यूल मेरा ऐसे फिक्स नहीं था। कभी हो सकता है रात में बहुत थकान फील होती थी तो जल्दी सोकर सुबह उठती थी, पर कभी कभी मैंने देर रात तक भी पढ़ाई की है। तो एवरेज आप 7-8 घंटे पढ़े? जी। तो जब आपने मेंस लिखा उससे पहले जो 2-3 महीने गए उसमें भी यही था या आपने फिर समय बढ़ाया कुछ? नहीं, उसमें भी यही था। उसमें बस प्रैक्टिस का टाइम थोड़ा और बढ़ा दिया था कि टेस्ट सीरीज साथ में अटेम्प्ट करना चालू कर दिया था, फिर उसके बाद अपने करंट अफेयर्स रिवाइज करना चालू कर दिया था, बट बेसिक स्ट्रैटेजी सेम ही थी। आपके बारे में जो मैंने आर्टिकल पढ़े उसमें ये था कि आपने कुछ जगह पढ़ाया भी है। जी। तो मैंने यहीं पे लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया था। इसका मेन मकसद यही था क्योंकि मुझे किसी चीज़ में एक मतलब पॉजिटिवली इंगेज होना था, बिकॉज काफ़ी सालों से मैं इस चीज़ के लिए प्रयत्न कर रही थी। प्लस मेरी मास्टर्स बस अभी इसी साल कंप्लीट हुई थी, तो मास्टर्स कंप्लीट होते ही फिर मैंने सोचा कि मैं साथ साथ पढ़ाने भी स्टार्ट कर देती हूँ। तो आपने मास्टर्स लोक प्रशासन में की? जी। और सब्जेक्ट भी आपका यही रहा? जी। तो इसमें आपकी रुचि थी या किसी ने आपको सजेस्ट किया कि ये सब्जेक्ट ले लो? इस सब्जेक्ट को लेने का मेन कारण यही था कि सबसे पहला तो ये कि मेरे क्योंकि जो मेटलर्जी सब्जेक्ट है मेरा, इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं था यूपीएससी के सिलेबस में। पर उसके बाद दूसरा ऑप्शन था कि मैं जो अवेलेबल सब्जेक्ट्स हैं उनमें से डिसाइड करूँ। तो जब मैंने इसका सिलेबस देखा प्लस इसके प्रीवियस क्वेश्चंस देखे तो मुझे ये क्लोजेस्ट टू माई इंटरेस्ट एंड नॉट जस्ट दैट, उसके अलावा मुझे सबसे ज़्यादा ये लगा इंटरेस्ट के साथ साथ ये सब्जेक्ट आगे भी मुझे यही करना है, इसी फील्ड में जाना है, तो क्यों ना इसी फील्ड के बारे में अच्छे से गहन वो पढ़ा जाए। तो इसलिए आपने ये सब्जेक्ट चुना। और लेने के बाद आपको कभी नहीं लगा कि सब्जेक्ट ये मेरे लेवल का नहीं है या पता नहीं मैंने गलत ले लिया, ऐसा कभी लगा आपको? नहीं, मैंने जब अपना पहला मेंस दिया था तभी से इस सब्जेक्ट ने स्कोरिंग वाइज मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। बस ये था कि हाँ थोड़े बहुत मुझे अंक जो इसके दोनों पेपर्स में इम्प्रूव करने थे, बट उसके अलावा ये सब्जेक्ट हमेशा मेरे फेवर में काम किया। तो आप नोट्स बनाती होंगी? जी। तो कुछ जो नए बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको बताना चाहेंगे कि नोट्स कैसे बनाएं?
नोट्स बनाने का मेरा तरीका बस कुछ मेन पॉइंटर्स में लिख लेती थी उसमें, मतलब पूरी लाइंस में नहीं लिखती थी, और बहुत शॉर्ट फॉर्म्स में यूज़ करती थी अपने नोट्स बनाने के लिए। तो नोट्स बनाने का एक तो वही है कि आप समय नोट्स बनाने का वो रखें जब आप मतलब फ्रेश पढ़ाई करके थक चुके हों, शाम या रात के समय आप नोट्स बना सकते हैं। दूसरा वही शॉर्ट फॉर्म्स उसमें यूज़ कीजिए, वैसे नोट्स जो सिर्फ आपको समझ आए। ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत सुंदर राइटिंग में लिखे हो या फुल फॉर्म्स लिखे हो, सबके पूरी लाइंस लिखी हो। तो और नोट्स में सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए, ये नहीं कि पूरी की पूरी बुक ही आपने नोट्स में रिक्रिएट कर दी हो। एक बच्चों के सामने ये समस्या भी रहती है कि कौन से लेखक की पुस्तकें पढ़ी जाए। आपने जो भी पढ़ा, आपने किसकी पढ़ी ये पुस्तक? लोक प्रशासन में मैंने तो मेनली मोहित भट्टाचार्य जी हैं, उनकी पुस्तकों को रेफर किया था। बाकी उसके अलावा मैंने करंट अफेयर्स पे इसमें बहुत ज़्यादा फोकस किया था। ये क्या? बिकॉज लोक प्रशासन एक बहुत ही ज़्यादा मतलब डायनेमिक सब्जेक्ट है, जिसमें कि हर दिन कुछ ना कुछ नया होता रहता है, वो चाहे पूरे ऑल इंडिया लेवल पर हो या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेट में कोई इनिशिएटिव लिया गया हो, या फिर नहीं वही नहीं सिर्फ किसी अगर छोटे से किसी गांव में भी कोई इनिशिएटिव अगर प्रशासन ने लिया तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए करंट से अपडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। तो करंट अफेयर्स में आप क्या सोर्स यूज करते? करंट अफेयर्स में मैं न्यूज़पेपर को सबसे बड़ा अपना सोर्स मानती थी, और न्यूज़पेपर ही मेरा इम्पोर्टेंट सोर्स था करंट अफेयर्स का। आपका माध्यम अंग्रेजी रहा? जी जी। इसके अलावा आप जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगी? जो बच्चे इस परीक्षा की या किसी भी इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं बस कुछ ही बातें बोलूँगी कि एक तो सबसे पहला तो आत्मविश्वास आपका सबसे अहम कड़ी होता है इस परीक्षा में, और दूसरा आत्मविश्वास के साथ साथ मेहनत पूरी करते रहिए। और मेहनत सिर्फ एक दिन 18 घंटे पढ़ने के साथ वो आपकी कैपेसिटी आप कितना पढ़ सकते हैं, बट पूरे नियमित रूप से पूरे साल भर पढ़िए, क्योंकि वही आपको सबसे ज़्यादा काम आएगा। उसके साथ यही है कि आपको जब भी लो फील हो रहा हो तो मोटिवेशन के लिए अपने पेरेंट्स से एक पेप टॉक कर लीजिए, बिकॉज वो आपको मतलब ज़रूरी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करके वापस आपकी पढ़ाई की दिशा में ले जाएंगे। आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने लो फील किया हो? जी होता ही था, मतलब जब अगर मतलब फाइनल इंटरव्यू तक जाती थी और फिर लिस्ट में नाम नहीं मिलता था तो एक बार को बुरा तो लगता ही था, बट तब पेरेंट्स वो एक इम्पॉर्टेंट पिलर की तरह सामने आते थे कि नहीं तुम प्रयत्न करती रहो, डेफिनेटली तुम्हें मिलेगा सक्सेस। अच्छा अनुप्रिया, ये तो बातें हुई पढ़ाई से रिलेटेड। अब मैं सब्जेक्ट चेंज करता हूँ। आपने बचपन में ही तय कर लिया कि मेरा एम ये है। आप बचपन में शांत किस्म की लड़की रही या उछल कूद करने वाली? जी मैं बहुत मतलब शांत तो नहीं, बट मैं क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ में हमेशा खुद को इन्वॉल्व रखती थी तो बहुत मतलब चीयरफुल जॉयफुल रहती थी। ऐसी कोई घटना याद है बचपन की? हाँ मतलब जैसे मैंने पढ़ाई के अलावा मैं खेल कूद में भी भाग लेती थी बचपन से ही, और उसके जैसे बैडमिंटन में खेलती हूँ। उसके अलावा मम्मा ने मतलब हमेशा से ही मेरे को काफ़ी चीज़ों में इन्वॉल्व रखने का करा, जैसे डांस में मेरी रुचि बहुत ज़्यादा थी, तो वो देखते हुए उन्होंने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया, मेरे डांस के पैशन को। तो मैं काफ़ी स्टेट नेशनल इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में भाग लेती रही हूँ। फिर 12th तक आप घर रही? जी। उसके बाद आपने MNIT जयपुर से किया आपने? जी इंजीनियरिंग? जी। वहाँ पर हॉस्टल में रही? जी। तो वो लाइफ कैसी थी? सर वो मेरे कुछ ज़िंदगी के सबसे मेमोरेबल पल हैं, और वो लाइफ के वो मोमेंट्स और उन फ्रेंड्स को मैं आज तक मैं अपनी ज़िंदगी में संजोए हुआ हूँ। तो वो तो भुलाए नहीं जा सकते उस टाइम के, चाहे वो फर्स्ट ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट पल हो या वहाँ से लेकर 4th ईयर तक जब वो फेयरवेल्स हो रहे थे हम लोग के, जब हम छोड़ के आ रहे थे, या फिर इवन उसके बाद जब हमारा कॉन्वोकेशन हुआ वापस से उसी कैंपस में एंटर करना, फिर से वही सब फीलिंग्स वापस से आना दिमाग में, तो वो तो बहुत ज़्यादा मेमोरेबल मोमेंट्स थे। ऐसी कोई घटना याद है आपको जो अब तक यूं बैठे बैठे अचानक याद आ जाती है कि उस समय ये हुआ था? सर ऐसा कुछ इन पर्टिकुलर तो याद नहीं आ रहा है, बट जब भी वहाँ पे हम किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्ट लिया करते थे तो मतलब जिस तरह से साथ के लोग पूरा सपोर्ट किया करते थे। फॉर एग्जांपल कोई अगर मान लो 800 मीटर की रेस ही हुई कोई, तो उसमें सिर्फ मैं अकेले नहीं भाग रही होती थी, मेरे साथ मेरी पूरी टीम भाग रही होती थी, जो पूरे 800 मीटर तक मेरे को हर मोमेंट पे सपोर्ट किए हुए थे कि नहीं तुम कंप्लीट करो ये रेस, जितना भी तुम्हें जो भी लग रहा है सब टेम्पररी है। तो उस टाइम पे वो जो सपोर्ट एंड मोटिवेशन वो सिर्फ फील्ड पे नहीं दिखा, उसके अलावा हम पढ़ाई में भी एक दूसरे को जिस तरह से मोटिवेट करते थे वो आज तक याद रहता है। तो वो जो साथी थे, वो जो आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे थे, उन्होंने यहाँ UPSC तक साथ दिया आपका? मोटिवेट करते थे वो?
जी, मुझे मतलब मैंने उनसे कभी बात करना, मेरा जैसे सोशल मीडिया वगैरह मैंने कभी बंद नहीं किया। तो अच्छा। मैं लगातार उनके टच में थी और उन्होंने मुझ में तब विश्वास दिखाया जब मैं खुद बहुत ज़्यादा लो फील कर रही होती थी। और आपके कोई बच्चे साथ इंजीनियरिंग से यूपीएससी की हो आपके साथ, या किसी ने बचपन जो प्राइमरी में आपके साथ था जिसने यूपीएससी की हो, यूपीएससी या में आप अपने ग्रुप के एक ही हो? मेरे सारे दोस्त कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करते हैं। अच्छा, इधर केवल आप एक ही आए हो? जी जी जिस समय रिजल्ट आया तो मुझे लगता है उन सब लोगों के कॉल्स आए होंगे। जी, अभी तक सब लोग कॉल करके बस बधाई दे रहे हैं और मुझसे ज़्यादा खुश वो हैं, क्योंकि उन मुझसे ज़्यादा विश्वास वो हर समय मुझ में बनाए रखते थे, तो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं सब लोग। अच्छा, एक चीज और, एक दिन पहले कुछ और होता है, एक दिन नहीं, 5 मिनट पहले, और जब रिजल्ट आता है तो 5 मिनट बाद उसकी दुनिया दूसरी हो जाती है। उस समय आपके बहुत दूर के लोग बहुत नजदीक हो जाते हैं, नए रिश्तेदार पैदा होते हैं, नए दोस्त भी पैदा हो जाते हैं। तो ऐसा आपके साथ हुआ? जी, जैसे ही रिजल्ट आता है तो दुनिया आपकी ही नहीं, आपके साथ साथ आपके चाहने वालों की, आपके रिश्तेदारों की, सबकी बदलती है। और ये इसके खुशी का कारण यही है कि वो आपकी खुशी में खुश हो रहे हैं, बिकॉज वो आपको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हैं। और वो इसी, और अगर मैं किसी का सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन सकती हूँ कि चाहे किसी और का भी बच्चा कुछ और करना चाहता है और मुझे देखकर उसे फील होता है कि नहीं, एक आम लड़की जो मतलब किसी छोटे शहर से है वो भी कर सकती है, तो मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो उससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए भी कोई नहीं है। नहीं, उस समय कईयों ने तो पहले ये कहा होगा कि क्यों खराब कर रहे हैं, डॉक्टर बना देते इसको, कहाँ भेजा है इसको। और फिर वही लोग, हमें तो पता ही था ये कुछ करेगी, ऐसे लोग कुछ हैं, आप नाम भले ही मत दो, मैं इन जनरल पूछ रहा हूँ। जी, ये जर्नी क्योंकि इतनी लंबी और इतनी कठिन होती है, तो इसमें क्योंकि मुझे खुद इतना सेल्फ डाउट आता था, मुझे खुद ऐसे मेरे जीवन में मोमेंट्स रहे हैं जहाँ पर लगता था कि क्या ये छोड़ के कुछ और करने लग जाऊँ, कहीं और जॉब ले लूँ या फिर कुछ और तैयारी कर लूँ या कोई डिग्री और ले लूँ। तो उनके मन में भी ये डाउट आना लाजमी ही है, बट इस डाउट से कभी उन्होंने लास्ट उन वर्ड्स उनके यही रहते थे कि तुम बेटा तैयारी करो, कोई बात नहीं, हम लास्ट तक सपोर्ट करेंगे, और नहीं होगा तब भी हम वैसे ही हैं जैसे हम होगा तब हैं। जी। तो वो एक बड़ी बात थी, बिकॉज सेल्फ डाउट ही इतना आता था, तो डेफिनेटली हर किसी को किसी पॉइंट पर डाउट हो सकता है। अब आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पे आऊँगा। पिताजी आपके डॉक्टर हैं, जी आप श्रेय मदर फादर को देते हैं, और मैंने जितनी बात की है उसमें मम्मा बहुत आई है बीच में, तो मैं माँ के बारे में जानना चाहूँगा। मेरी माँ मेरे पूरे जीवन का एक बहुत इम्पोर्टेंट पिलर रही हैं, और हर मोमेंट पे, चाहे वो बचपन में 3 साल की थी तब से लेकर अब तक, उन्होंने जिस तरह से कॉन्स्टेंटली मेरे को सपोर्ट किया है, उस वजह से ही आज मैं जो भी अचीव कर पाई हूँ वो कर पाई हूँ। माँ क्या होम मेकर है? जी जी, वो गृहिणी है। उन्होंने बीच में कुछ वर्ष के लिए जॉब किया था वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट में, उसके बाद वो फिर से रिज़ाइन करके अभी भी गृहिणी है। अच्छा, उन्होंने रिजाइन क्यों किया? उन्होंने ऐसे ही, उन्हें बस जॉब करनी थी कुछ समय के लिए, उन्हें बस एक चेंज ऑफ एनवायरनमेंट चाहिए था। उसके बाद उनका खुद का डिसीजन था कि रिज़ाइन करना। एक ये भी कारण हुआ कि मैं बच्चों की अच्छी परवरिश करूंगी, बच्चों को पढ़ाऊंगा, एक ये भी एक कारण? नहीं, उन्होंने जॉब ली ही बहुत लेट थी, जब हम लोग काफ़ी बड़े ही हो चुके थे, तो बस उन्हें कुछ साल के लिए ऐसे ही एक एक्सपीरियंस गेन करना था, क्योंकि वो उस विलेज में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी, तो इसलिए उन्होंने किया काम, उसके बाद रिज़ाइन कर। आपने 9 महीने कोचिंग दिल्ली में ली, जी। फिर इंटरव्यू के समय में आप दिल्ली गई, वहाँ के कुछ इंसिडेंट्स जो हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं? सर, कोचिंग के लिए जब मैं गई थी तो वहाँ का सबसे कुछ एक पर्टिकुलर इंस्टेंस की जगह मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो था वहाँ पे, वो जिस तरह के टीचर्स मुझे वहाँ पे मिले, तो वो उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, बिकॉज वो अपनी सब्जेक्ट में इतने ज़्यादा एक्सपर्टीज़ रखते थे। इससे भी मुझे बहुत ज़्यादा वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट मेरा इसीलिए डेवलप हुआ था। तो उन टीचर्स को तो पूरा श्रेय जाता है, उन्होंने जिस तरह से मतलब सब्जेक्ट्स हर एक के कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर किए, उस वजह से आज तक उन सब्जेक्ट्स में मुझे प्रॉब्लम नहीं आई क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में। 2 उपन्यास छोटे छोटे, एक था नीलोत्पल मृणाल का डार्क हॉर्स, पढ़ा है आपने? जी नहीं। एक है 12th फेल, अनुराग पाठक का है, जिसमें वो राजीव शर्मा फेल हुए 12वीं में और फिर बाद में आगे जाके आप IPS बने। अच्छा। और ये जो डार्क हॉर्स है, इसमें उसने राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर की पूरी स्टोरी लिखी है। तो मैं इस टाइप की कुछ जानना चाह रहा हूँ।
जी, इस टाइप का तो अभी कोई इंस्टेंस ऐसा कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताओ, आपका ज़्यादा समय घर में ही बीता, तो आप घर के काम काज कर लेती हैं? जी, जी। खाना बनाना आता है? जी, आता है। तो कुल मिला के घर के सारे काम कर लेती हो। जी, जी। और इसमें भी मेरी मदर ने हमेशा मुझे साथ में बोला कि घर का काम आना ही चाहिए, और प्लस उसके साथ में कोरोना में भी थोड़े महीनों के लिए मैं गुड़गांव रहती थी, तो तब भी मैंने अपना सारा जैसे खाना बनाना हुआ और सफाई वगैरह खुद ही किया था। जैसा आपने कहा कि मेरी डांस में खूब रुचि रही है, मेरी खेल में खूब रुचि रही है, तो मैं दोनों को पूछूंगा। उससे पहले, डांस में आपकी कोई स्पेशलिटी रही है? हाँ, मैं एक स्पेशल टाइप ऑफ फोक डांस है जो कि भवई फोक नृत्य है, वो मैं बचपन से करती आ रही हूँ। और जिसमें कि आप 20 से 22 घड़े अपने सर पे रखते हैं। उसके अलावा कांच की बोतल हो गई, टूटे हुए कांच हो गए, उसके अलावा तलवार हो गए, इन सब पे आप नृत्य करते हैं। अच्छा, आप करते हो इन सब पे? जी, जी। अरे वाह, तो ये तो मतलब सारी डिफरेंट चीजें हैं। तो आपने कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेशन किया? जी, जी, बिल्कुल। मैंने जैसे नेशनल लेवल पे काफ़ी सारे कॉम्पिटिशंस जीत रखे हैं। अच्छा। चाहे वो देहरादून में हो या मोगा पंजाब में हो या फिर गुड़गांव में है। उसके अलावा मैंने स्टेट में भी डायमंड ऑफ राजस्थान अवार्ड मुझे मिला है। बीकानेर रत्न और बीकानेर गौरव, ये दोनों मैं प्राप्त कर चुकी हूँ अरे वाह, डांस के लिए। तो ये जनरली कहते हैं कि डांस नहीं करना, पढ़ाई कब करोगे और आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं कहा पिताजी ने, माताजी ने? नहीं, मेरे माता पिता को ये दिखता था कि डांस में मेरा पैशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने डांस को साइडलाइन करने मुझे कभी नहीं कहा। बस उनका ये था कि हाँ, इसकी वजह से पढ़ाई आपकी पीछे नहीं छूटनी चाहिए। और क्योंकि मेरी खुद की रुचि पढ़ाई में तो थी ही, तो मैं इसलिए पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म करती थी, इसलिए डांस के लिए मुझे नहीं रोका। तो ये आपका शौक रहा। जी, जी। खेल में भी आपकी रुचि रही? जी, आपने बताया कि बैडमिंटन खेलती थी, जी। तो उसमें भी आपने कभी कोई कहीं किया? जी, मैं कॉलेज बैडमिंटन टीम का पार्ट थी। अच्छा। और उसमें होते हुए हमने जैसे इंट्रा कॉलेज बैडमिंटन में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। उसके अलावा नेशनल लेवल पे हमने ब्रोंज मेडल प्राप्त किया है। अरे वाह। वो IIT BHU वाराणसी में हुआ था, उसमें एक स्पर्धा करके टूर्नामेंट था, तो उसमें हम लोग का ब्रोंज मेडल था। मैं 800 मीटर रेस में पार्ट लेती थी। उसके अलावा रिले में भी 4x400 में मेरा एक योगदान था। तो मतलब ये कोई बैरियर नहीं है कि आप खेलते हो तो आप सक्सेस नहीं होंगे, आप किसी दूसरी एक्टिविटी में भाग लेते हो तो आपकी पढ़ाई पीछे छूट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, नहीं। जैसे कॉलेज का ही मैं बताऊं तो मैं एथलेटिक्स टीम का, बैडमिंटन टीम का पार्ट थी, और उसके साथ ही मेटलर्जी में भी मेरा स्कोर काफ़ी डिसेंट था। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई पे ही सिर्फ ध्यान दें। बाकी अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करते हैं तो पढ़ाई को भी आप अगर साथ साथ करते रहते हैं, अगर वही बात है नियमित रूप से अगर दोनों को बैलेंस करेंगे तो हो सकता है मैनेज। इसके अलावा आपके कोई और शौक रहे हैं? इसके अलावा जैसे मुझे पोएम्स लिखने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं जैसे कोई भी जैसे ज्वलंत समस्याएं हुई उन पे मैं बहुत इंग्लिश में पोइट्री करना पसंद करती हूँ। मैं 4 लाइनें जानना चाहूँगा। जी, तो जैसे एक पोएम मैंने लिखी है, वो इस पे विमेन के ऊपर मैंने एक पोएम लिखी है। फिर रशिया यूक्रेन वॉर पे भी लिखी है, तो मैं एक बार रशिया यूक्रेन वाली वॉर वाली पोएम मैं बता देती हूँ। दे कॉल इट अ क्वेस्ट फॉर पावर, अ क्वेस्ट फॉर ग्लोरी, bodies wrapped in debris tell a different story. With a land so barren, an air filled with smoke, a sea of orphans, an economy so broke, with human lives discounted and humanity out of stock, I ask, where is the glory? Where is the power? Where is the victory? Who isn't losing this war? जी, अब चूंकि हमारे दर्शक मोस्टली हिंदी के हैं, मैं थोड़ी सी हिंदी में समझना चाहूँगा इसको। हिंदी में इस पोएम का बेसिक संक्षिप्त में बता दो। कोई इसका बेसिक अर्थ यही था कि क्योंकि वहाँ के लोगों पे इसके बहुत ज़्यादा मतलब दुष्प्रभाव हुए हैं इस वॉर के, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, उसके अलावा बहुत ज़्यादा लोग इनोसेंट लोगों पे अटैक हुए हैं। तो उस पे एक कटाक्ष है ये पोएम कि मतलब वॉर किसी के भी हित में नहीं है। तो यही ये पोएम बताना चाहती है कि इसमें जिस वॉर को जो बोला जाता है कि ये ग्लोरी और पावर हासिल करने का जरिया है, वो इसके कहीं भी करीब नहीं है। तो ये मतलब नुकसानदायक है। नुकसानदायक है हर एक पार्टी के लिए। एक वो आप वुमन पे सुनाना चाह रही? जी, हर फेट वाज कास्ट इन स्टोन, इवन हर ड्रीम्स वर नॉट हर ओन। तो सर ऐसे करके ये बहुत लंबी पोएम है। इसमें जैसे डाउरी हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया, मैंने सारे एस्पेक्ट्स। अच्छा, इन सबको शामिल किया। जी, जी। अच्छा, अब मेरा अंतिम सवाल
आप आज नहीं तो मेरी शुभकामनाओं के साथ कल आप आईएएस बनेगी। आईएएस बन करके आप शुरुआत डीएम से ही होता है आईएएस का, तो मोटा मोटी आफ्टर प्रोबेशन फिर एक सेक्रेटरी तक आदमी पहुंचता है। आपका एजेंडा क्या है कि मैं आईएएस बनने के बाद मैं इस क्षेत्र में काम करना चाहूँ? सर मेरे काफ़ी सारे एजेंडाज हैं जो प्रायोरिटी एरियाज़ हैं जिन पे मुझे काम करने का मन है, जिसमें से एक तो महिलाओं की शिक्षा दर को बढ़ाना, एक वो मेरा बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। बिकॉज शिक्षित होना हर मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब लें कि नहीं लें, बट शिक्षा एक आपको बहुत ज़्यादा आपकी सोच को बहुत तरीक़ों में बदल देती है। तो उसके साथ साथ मैं हेल्थ केयर सेक्टर में भी बहुत अच्छे से अपना योगदान देना चाहती हूँ, और सब में हेल्थ अवेयरनेस होना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें इन दोनों क्षेत्रों में काम करने की मेरी रुचि है। अनुप्रिया, आज का ये इंटरव्यू बड़ा ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, पता है क्यों? जी। इसलिए कि एक मिथक चलता है कि खेलने वाला बच्चा एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता, डांस करने वाला बच्चा एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता। तो आप में तो ये सारे गुण हैं, उसके बावजूद भी आपने बहुत अच्छी रैंक हासिल की। आपको पुनः शुभकामनाएं कि आप इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें। आप हमारे यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत, आभार। धन्यवाद।